तो चलिए भाई आज पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। बेटा ये सेकंड पार्ट है। कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, और आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना टारगेट 100 में से 100 होना चाहिए, और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो 100% आपको 100 में से 100 मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। अंक का विभाजन कल बता दिया था। एक MCQ आएगा, एक अति लघुतरात्मक आएगा, एक लघुतरात्मक आएगा, और एक 4 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंबों का निर्माण होता है वो हम सीखेंगे। और बेटा 4 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, वो वहीं से आने वाला है। आपको कोई भी चीज दे देगा 3-4, एक मतलब जो बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें 3-4 पार्ट दे देगा। कह देगा कि वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, चित्र बना के किरण चित्र के द्वारा बताइए। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है 4 नंबर के लिए, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और बेटा अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दे रखे हैं उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 150 रुपये में हस्तलिखित PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना? चलिए करते हैं स्टार्ट। तो कल हमने पढ़ी थी गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है ना बेटा? आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। तो ध्यान लगाओ, गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम कि बताओ कितने नियम है? गोलीय दर्पण से परावर्तन के कितने नियम है? 4। कितने नियम है? 4 नियम है। 4 नियम है। कौन कौन सा? सबसे पहले तो है प्रथम नियम। प्रथम नियम, गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम अच्छी तरह से आने चाहिए, तभी आप इसके जो किरण चित्र है प्रतिबिंबों के निर्माण हम करना सीखेंगे तो अच्छी तरह से बना पाओगे। और पहले भी हमने अच्छी तरह से क्लियर कर रखा है आपको ये चीजें। प्रथम नियम क्या कहता है, ध्यान से सुने। देखो, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो बेटा परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है। कौन से दर्पण में गुजरती है? अवतल में। और कौन से दर्पण में प्रतीत होती है? उत्तल में। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अवतल दर्पण का फोकस बिंदु वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु काल्पनिक या आभासी होता है। तो देखो समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये हम बना रहे हैं दर्पण। बताओ ये कौन सा दर्पण है? अवतल। अवतल दर्पण के परावर्तक या किसी भी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव। और इसको अगर पूरा गोला मान ले तो गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। और इन दोनों को मिलाने वाली सीधी और काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। कल पढ़ा है हमने। अभी मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। और इन दोनों के बीच में क्या होता है? फोकस बिंदु F, ये होता है। तो देखो प्रथम नियम क्या कहता है, यदि कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये आए मुख्य अक्ष के समांतर, तो बताओ अपवर्तन के पश्चात कहां होकर जाएगी? फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है वापस। देखो तीर के निशान विशेष ध्यान रखना। मुख्य अक्ष के समांतर आई तो कहां होकर जाएगी? फोकस बिंदु से। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में। और अगर इसी को हम उत्तल दर्पण पे देखें तो उत्तल दर्पण कुछ इस तरह से होगा। और आपको हमने पहले बता रखा है वस्तु हमेशा किधर रखनी है? बाएं तरफ। बाएं तरफ रखनी है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। इसके परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव। क्या कहलाएगा? यहाँ क्या होगा? वक्रता केंद्र C, और यहाँ फोकस बिंदु F, और इनको मिलाने वाली सीधी और काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। ठीक, अब बताओ किरण किधर से आएगी? इधर से। ये बेटा मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई तो बताओ क्या आगे निकलेगी? नहीं, ये फैलाता है इन प्रकाश किरणों को, इधर जाएगी ना। लेकिन आप अगर इसको पीछे की तीर का निशान का विशेष ध्यान रखना, पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो आपको लगेगा कि ये कहां होकर गुजर रही है? फोकस बिंदु से। तो ये किस में होगा? उत्तल दर्पण में। कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में। तो प्रथम नियम समझ में आ गया। यदि कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। कौन से दर्पण में? अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है। कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में। समझ में आ गया। अब द्वितीय नियम इसी पे बता रहा हूं क्योंकि अपने पास समय कम है, तो समझ लेना। द्वितीय नियम इसका जस्ट उल्टा है। द्वितीय नियम क्या कहता है? इसका जस्ट उल्टा है। अब क्या होगा? प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर आएगी। ये ऐसे ये फोकस बिंदु से होकर आएगी। यदि कोई भी प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आपतित होती है तो बताओ अपवर्तन के पश्चात कहां होकर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। पहला नियम तो क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर आई तो कहां होकर गई? अब दूसरा नियम क्या है?
फोकस बिंदु से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात कहां हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है अथवा प्रतीत होती है। इसमें भी ऐसा ही होगा। अब किरण देखो कैसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसा लगेगा कि फोकस बिंदु से आ रही है ना, तो बताओ वापस कहां होकर, आजा बेटा, वापस कहां होकर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। क्लियर हो गई बात। द्वितीय नियम भी आपको समझ में आ गया। अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहां होकर जाएगी, फोकस बिंदु से। और दूसरा नियम कहता है कि फोकस बिंदु से आए तो कहां होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। क्लियर होगी बात। अब देखो तृतीय नियम क्या कहता है, ध्यान से सुने। अबे बेटा तृतीय नियम, अब देखो तृतीय नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनो। यदि कोई भी प्रकाश की किरण कहां होकर आती है, वक्रता केंद्र सी से, तो वापस कहां होकर जाएगी, वक्रता केंद्र सी से वापस जाएगी। देखो अगर कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से आपतित होती है तो परावर्तन के बाद भी वापस कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र सी से ही लौट जाएगी, यहीं से आएगी और यहीं से वापस लौट जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, तृतीय। इसमें भी ऐसा ही होगा, इसमें भी ऐसा ही होगा। अगर कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है, देखो ये वक्रता केंद्र सी से आ रही है तो वापस यहीं से लौट जाएगी, वापस यहीं से लौट जाएगी। इसे हम क्या कहेंगे, तृतीय नियम। ये बात समझ में आ गई। नियम बहुत ही जरूरी है। अब आता है चतुर्थ नियम। देखो यहां ही समझ लो इसको भी। चतुर्थ नियम, चौथा नियम क्या कहता है, देखो यदि कोई भी प्रकाश की किरण डायरेक्ट कहां आती है, ध्रुव पी पर, यहां आती है ध्रुव पी पर, तो देखो ध्यान से सुनो, यदि कोई भी प्रकाश की किरण ध्रुव पी पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात इधर जाएगी, तो बेटा इसमें जितना कोण ये आते समय बना रही थी उतना ही कोण क्या बनाएगी, मतलब यहाँ पर जो कोण है आई है और यहाँ पर कोण आर है, मतलब अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे, बराबर। सॉरी, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे, बराबर। इसमें भी ऐसा ही होगा। अगर मान लो किरण यहाँ होकर आई ऐसे, तो बताओ किधर लौटेगी, वो आप इधर आएगी, लेकिन पीछे की तरफ बढ़ा लो आप इधर, देखो ये दोनों कोण क्या होंगे हमेशा, बराबर। ये दोनों कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर। ये कौन सा नियम है, चतुर्थ नियम। समझ में आ गए चारों नियम। अब इसी नियमों को आगे बढ़ाते हुए हम सीखेंगे दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की क्रिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये नियम आपने अच्छे से क्लियर कर लिए तो फिर आपको कोई इश्यू नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की क्रिया। ठीक है ना। अब बताओ बेटा गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो। कितने प्रकार का, कौन कौन सा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ये मोस्ट है, ध्यान से समझना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का, बताओ अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी दर्पण। अभिसारी, क्योंकि प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। बात समझ में आ रही है ना। चलो समझते हैं। और इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, आप ट्रिक याद रखोगे ना तो बड़ा आसान है, कोई सा भी प्रतिबिंब आसानी से बना दोगे और उसकी गलती आपसे नहीं होगी। ट्रिक क्या बताई थी मैंने, देखो मैंने इस तरह से बॉक्स बनाया था ना। ठीक है, ये बॉक्स बनाया था, कितने खाने करे थे इसमें, 3। यहाँ क्या था, अनंत। यहाँ क्या था, सी। यहाँ क्या था, एफ। यहाँ क्या था, एफ। यहाँ क्या था, सी। और यहाँ क्या था, अनंत। ये ट्रिक है, इससे याद रखो। 5 स्थितियां इससे बन जाएगी, 6ठी स्थिति हम अलग से याद रख लेंगे। अब देखो अगर सी तो बीच में तो क्या होता है, बराबर। क्या होता है, उधर जाएंगे तो बड़ा और इधर आएंगे तो छोटा, ये होता है, ये बताया था। अब ध्यान से सुनो इधर बात आना। अब देखो यहाँ पर, और एक और चीज ध्यान रखनी है, अवतल दर्पण में बनने वाले सभी प्रतिबिंब वास्तविक और कैसे बनेंगे, उल्टे। वास्तविक और केवल एक स्थिति को छोड़कर, लास्ट वाली स्थिति में आभासी और कैसा बनेगा, सीधा। ये ध्यान रखना है। इसमें अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब वास्तविक बनेंगे और उल्टे बनेंगे। अब देखो कैसे, अगर वस्तु कहां रखी हो, अनंत पर, कहां रखी हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस बिंदु एफ पर। कैसा होगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से अत्यंत छोटा, बिल्कुल बिंदु आकार का बनेगा।
अब वस्तु रखी जाएगी अनंत व सी के मध्य, तो प्रतिबिंब बनेगा एफ व सी के मध्य, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। इधर बन रहा है छोटा। आगे देखो, अब वस्तु कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र सी पर, तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? वक्रता केंद्र सी पर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। समझ आ रहा है? अब वस्तु कहां रखी जाएगी? सी व एफ के मध्य, प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी व अनंत के मध्य, सी व अनंत के, वास्तविक, उल्टा और इधर बन रहा है तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब वस्तु कहां रखी जाएगी? फोकस बिंदु एफ पर, प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही बड़ा। क्लियर हो गई? देखो 5 स्थिति तो यहां क्लियर हो गई। आपको कुछ नहीं करना है, इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है और चित्र बनाने परीक्षा में। और 100% मेरा जहां तक आइडिया कहता है, आपके जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, वह तो या तो अवतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का किरण चित्र मांगेगा, या फिर इससे नहीं मांगेगा तो लेंस से मांगेगा। अगर आप इसको अच्छी तरह से सीख गए तो लेंस में भी कुछ दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। यहां पर अवतल दर्पण का काम हुआ, कौन सा लेंस करेगा? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस आना। और उत्तल दर्पण का काम कौन करेगा? अवतल लेंस। अच्छी तरह से समझाया हुआ है आपको। अब समझते हैं आगे। देखो सबसे पहली स्थिति समझते हैं अवतल दर्पण की। जब वस्तु कहां रखी हो? जब वस्तु कहां रखी हो? वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो, अनंत, अनंत पर स्थित हो। ठीक है ना? तो क्या होगा? चलिए बनाते हैं। कौन से दर्पण की बात हो रही है? अवतल। अवतल दर्पण बनाए, ये है बेटा अवतल। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये अवतल दर्पण है। ठीक है, बताओ इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव। यहां वक्रता केंद्र क्या होता है? सी। ये मुख्य अक्ष होता है और यहां फोकस बिंदु एफ होता है। अब बताओ वस्तु कहां रखी है हमने? अनंत पर। बहुत दूर रखी है, उधर पता नहीं दीवार से दूर, आगे बहुत दूर रखी है, अनंत पर रखी है। अब मैंने बताया था अगर वस्तु अनंत पर होगी तो बताओ प्रकाश की कितनी किरणें आएगी? एक। अनंत पर अगर वस्तु होती है तो प्रकाश की एक किरण लानी है, वो भी किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। यह आगे प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर। अभी नियम पढ़ा हमने। प्रथम नियम क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहां होकर जाएगी? ये फोकस बिंदु से होकर वापस जाएगी भाई, फोकस बिंदु से। एक किरण और ले आओ कहीं से भी, ये वो दूसरी किरण लिया है हम, ये भी किसके समांतर आएगी? मुख्य अक्ष के। कितनी भी किरणें, जितनी भी किरणें आएगी सारी की सारी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी जब वस्तु कहां हो? अनंत पर। तो बताओ कहां होकर जाएगी? फोकस बिंदु है ना। अब बताओ, मैंने बता रखा है प्रतिबिंब कहां बनता है? जहां पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। परावर्तित किरणें एक दूसरे को क्या करती है? बताओ परावर्तित किरणें कहां प्रतिच्छेद कर रही है? एफ पर। कहां प्रतिच्छेद कर रही है? तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस बिंदु एफ पर। किसी बच्चे को कोई समस्या? अब 2 चीजें लिखनी है आपको। एक तो लिखनी है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की, बताओ कहां होगा? फोकस, फोकस बिंदु एफ पर, फोकस बिंदु एफ पर प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की, अब मैंने बताया अभी कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से अत्यंत छोटा। अभी पता चल जाएगा अगली स्टेप में। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और अत्यंत छोटा बनेगा, बिल्कुल बिंदु आकार का। देखो खुद दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल बिंदु आकार का बन रहा है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से क्या बनेगा? अत्यंत छोटा बनेगा। क्या बेटा आपको पहली स्थिति समझ में आ गई? ट्रिक में भी है काम ने। वस्तु कहां रखी हो? अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस बिंदु एफ पर बनेगा। क्लियर हो गई बात? अब दूसरी स्थिति देखते हैं, नंबर 2। बताओ जब वस्तु कहां रखेंगे? अब अनंत व सी के मध्य। फटाफट बनाते हैं। बताओ ये कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? यहाँ क्या है? ध्रुव पी, यहाँ वक्रता केंद्र सी। ये क्या हो गया? मुख्य। और ये क्या हो गया? फोकस बिंदु एफ। अब बताओ बेटा वस्तु कहां रखी जाएगी? अनंत व सी के, ये इधर अनंत है, ये सी है, तो यहां रख देते हैं। अनंत व सी के मध्य रखी वस्तु। अब बताओ कितनी किरणें जाएगी? 2। अनंत के अलावा वस्तु अगर अन्य बिंदु पर है, 2 किरणें जाएगी। 2 से किरणें तो बहुत सी जाती है, लेकिन हम 2 दिखाएंगे। एक तो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये गई भाई मुख्य अक्ष के समांतर। कहां होकर आएगी? नियम पढ़े अभी।
फोकस बिंदु F से परावर्तित होगी, ये लो, ठीक है। अब बताओ दूसरी किरण कहां होकर जाएगी? वक्रता केंद्र C से। ये वक्रता केंद्र C से गई और अभी अभी नियम पढ़ के आए हैं, वक्रता केंद्र C से जाने वाली किरण कहां होकर जाएगी? वापस वक्रता केंद्र C से जाएगी। तो मुझे बताओ परावर्तित किरणें कहां प्रतिच्छेद हुई? यहां। तो प्रतिबिंब यहां बनेगा, ये ऐसा बनेगा। तो अगर प्रतिबिंब का नाम देना चाहो तो ये PQ दे दो और यहाँ P डैश और Q डैश दे दो। समझ में आ रहा है? या कुछ और नाम देना चाहो तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ प्रतिबिंब कहां बना? C व F के मध्य। C व देखो अनंत व C के मध्य रखी थी, तो ये देखो F व C के मध्य कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। देखो ये इतना बड़ा, ये छोटा है। समझ में आ रहा है? अब मैं स्थिति लिखूं क्या? लिखने की जरूरत है क्या? अपने पास टाइम नहीं है इतना। आपको अगर पूरी चाहिए तो PDF नोट्स ले सकते हो आप 150 रुपए में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? आता है? कोई समस्या है? नहीं है ना? अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गई स्थिति? अब तीसरी स्थिति देखो। अब मैं इधर रफ कर देता हूं इसको, थोड़ा सा इसको इस पे कर लेते हैं ना, ठीक है। अब देखो बेटा बोर्ड पे तीसरी स्थिति देखो। अब बताओ वस्तु को कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र C पर। तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? वक्रता केंद्र C पर ही बनेगा। तो रखते हैं, ये वस्तु रख दी मैंने वक्रता केंद्र C पर। बताओ कितनी किरणें जाएगी? 2। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर। बताओ कहां होकर आएगी? फोकस बिंदु F से। सही बनाना तरीके से, ठीक है। अब बताओ दूसरी किरण कहां होकर जाएगी? भाई C तो बीजी हो गया, इस पे तो वस्तु रख दी, तो यहां तो किरण जा ही नहीं रही है। कहां से जाएगी? F से। फोकस बिंदु F से। और द्वितीय नियम क्या पड़ा है? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो ये गई भाई मुख्य अक्ष के समांतर। तो प्रतिबिंब यही बना, प्रतिबिंब यही बना। बताओ यही बना। कहां बना? वक्रता केंद्र C पर। समझ गए? तो बताओ प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? वक्रता केंद्र C पर। कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। देखो उल्टा है ना, इसका इको मातो ऊपर, इको मातो नीचे, उल्टो ही है। तो समझ में आ गई बात? तो बताओ लिख दोगे? तीसरी स्थिति समझ में आ गई। अब चौथी देखो, चौथी स्थिति भी यही बना देते हैं। चलो कंप्यूटर क्या, चौथी स्थिति देखो। बताओ वस्तु को कहां रखेंगे? C व F के मध्य। शॉर्ट में चलता हूं, C व F के मध्य। तो बनाते हैं। बताओ ये क्या है भाई? अवतल। या ध्रुव क्या है? वक्रता केंद्र। ये मुख्य, ये फोकस बिंदु। वस्तु कहां रखी जाएगी? C व F के मध्य। ये लो भाई C व F के मध्य। बताओ कितनी किरणें जाएगी? एक तो मुख्य अक्ष के, ये दे दो मुख्य अक्ष के समांतर, दे दी। वापस कहां होकर आएगी? फोकस बिंदु F से। अब दूसरी किरण कहां होकर जाएगी? C से। फिर हो गया ना C। अब ये समझना कि इधर मत भेज देना, इधर से देखो यूं बिल्कुल ऐसे सीध में, ध्यान देना इधर ऐसे, ठीक है ना। और हमें पता है वक्रता केंद्र C से जाने वाली वापस वक्रता केंद्र C से आती है ना। ये थोड़ा स्केल से बढ़ाओगे ना तो सही बन जाएगा। अब यहाँ स्केल क्या है? डायरेक्ट चल रहा है पेन, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रतिबिंब यहाँ बना, ये यहाँ बना। अरे यार क्या हो रहा है भाई? ये बना ना बेटा। बताओ कहाँ बना? अनंत व C के। तो बताओ प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? अनंत व C के। देखो यही तो कहा है, यहाँ दोनों के बीच में रखिए तो यहाँ बनेगा। कैसा बनेगा बताओ? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से, वस्तु छोटी है देखो बड़ा बन गया, बन गया ना। तो ये चौथी स्थिति भी खत्म। पांचवी स्थिति लिख दोगे? ये सब लिखना ही है, वो तो क्या लिखोगे? ना नहीं कहूंगा तभी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि अब उतना टाइम थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब वस्तु को कहां रखेंगे? F पर। फोकस बिंदु, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। तो बताओ वस्तु को रखेंगे फोकस बिंदु F पर। ये भाई ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब बना रहे हैं। ये क्या है? P। यहाँ क्या है? C। यहाँ क्या है? F। ये क्या है? मुख्य। अब बताओ वस्तु कहाँ रखी जाएगी? फोकस बिंदु F पर। बताओ कितनी किरणें जाएगी? एक तो मुख्य अक्ष के कहां होकर आएगी? फोकस बिंदु F से। दूसरी कहां होकर जाएगी? वक्रता केंद्र C से। ऐसे देना। और वापस कहां होकर आएगी? यहीं से आएगी, यहीं से आएगी ना।
अब बेटा ये बहुत दूर जाकर प्रतिच्छेद करेगी, बहुत आगे जाएगी, अपने को दिखेगा ही नहीं, अनंत पर प्रतिच्छेद करेगी। इसलिए बताओ, मैंने बताया था जहां परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती है वही क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। वही तो बनता है, नहीं बहुत दूर जाके मिलेगी। तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा? कहां बनेगा बेटा? कैसा होगा? वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब ये 5 स्थितियां तो हमने ट्रिक के माध्यम से सीख ली, ठीक है ना। अब एक जो छठी स्थिति है वो आपको याद रखनी है, उसको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुने। अब छठी स्थिति में वस्तु रखी जाएगी कहां? F व P के मध्य, F व P के मध्य। ये देखो ध्यान से सुनना, इसमें क्या होगा, ये स्थिति अलग है। अब देखो इधर ये है हमारे पास अवतल दर्पण, ये क्या है? ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, फोकस बिंदु F, ठीक है, और ये मुख्य अक्ष, ठीक है। अब देखो यहां लिख देता हूं मैं, वस्तु कहां होगी? F व P के मध्य। भाई F तक तो हम रखते आ गए थे ना वस्तु को, अब F व P के मध्य रखेंगे वस्तु, यहां रखी हमने। बताओ कितनी किरणें जाएगी? एक तो वही मुख्य अक्ष के समांतर, ये तो फिक्स है, और कहां कराएगी? फोकस बिंदु F से। नियम ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बताओ दूसरी किरण कहां को जा गई? वक्रता केंद्र C से, और बिना मुड़े वापस वहीं से आएगी बेटा। अब देखो जैसे आगे ले जाओगे ना इसको, तो ये आगे ले जाओगे तो चौड़ी होती जाएगी, चौड़ी होती जाएगी, मतलब ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद, कहीं भी ले जाओ, दिल्ली बंबई पाकिस्तान कहीं पे भी, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद। अब बताओ प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो क्या प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा क्या? तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए जो परावर्तित किरणें हैं उनको कहां ले जाना पड़ेगा? पीछे। कहां ले जाना पड़ेगा? और बेटा जहां पर प्रतिच्छेद करेगी वहीं पर क्या बन जाएगा? प्रति। तो बताओ ये यहां बना प्रतिबिंब। अब इधर पीछे देखो, इको मुंडो भी ऊपरा और इको मुंडो भी ऊपरा, तो कैसे बने हो? सीधो, और सीधो और कौन सा है? आभासी। अगर डॉट डॉट में बनाएंगे तो कैसा बनेगा रे? आभासी। तो बताओ आभासी, सीधा, और वस्तु से क्या है? बड़ा, वस्तु से बड़ा। बस ये एक स्थिति आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है, बाकी 5 स्थितियां आप ट्रिक से करोगे। मुझे उम्मीद है बेटा आप 100% आसानी से बना लोगे ना। तो ये हो गया बेटा आपके अवतल दर्पण से बनने वाले सभी प्रतिबिंब। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। अब इसके बाद उत्तल दर्पण की हम कल ही करेंगे, है ना। आज तो टेस्ट ही करवा लेते हैं, बाकी कल कर लेंगे फिर, है ना। ये इस वजह से लिया है क्लास, क्योंकि भी टेस्ट करवा था ना तो पूरे पीरियड खत्म कर देते तुम लोग। भाई बातें मत कर बेटा, आप हमें मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा किया है भगवान ने, तो भगवान ने मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा किया है, मतलब अपने को संघर्ष के लिए चुना है, संघर्ष के लिए चुना है। तो आप संघर्ष करते रहिए, संघर्ष से मत घबराइए। मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होने का मतलब है भगवान ने हमें संघर्ष के लिए चुना है। अगर हम पैसे वाले के परिवार में पैदा होते तो क्या हमें संघर्ष करना पड़ता? तो इस चीज को जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे ना कि भगवान ने हमें संघर्ष के लिए चुना इस धरती पर, तो आप उतने ही जल्दी सफल बनोगे और एक अच्छा जीवन जी पाओगे। इसलिए बातें करने के बजाय पूरा फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए और पढ़ने के प्रति पूरी लगन और श्रद्धा से आपको पढ़ना चाहिए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आगे अब देखो, अब बता रहे हैं आपको अवतल दर्पण, दर्पण के उपयोग। अब बात मत करो, ध्यान लगाओ। अवतल दर्पण के उपयोग, क्या क्या उपयोग है ध्यान से सुनो। बताओ बेटा अवतल दर्पण क्या करता है? आपतित प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देता है? केंद्रित। अब जैसे बैटरी देखिए, बैटरी, टॉर्च, टॉर्च देखिए, बैटरी, बैटरी देखी है ना। तो बैटरी, अरे इसका स्ट्रॉन्ग बनने वाला है थोड़ा सा, है ना। X25 ले, कैमरा ही लगवा लेंगे नेक्स्ट ईयर। हाँ बेटा, तो क्या करता है देखो, बैटरी का फोकस कहाँ जाता है? लंबा, है ना। और बैटरी में आगे वो कटोरी लगी रहती है, वो क्या है बताओ? अवतल दर्पण ही तो है। और बीच में क्या लगा है? लट्टू, बल्ब लगा है ना। तो जैसे वो लट्टू क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाता है, और वो अवतल दर्पण फैला के एक बिंदु पर क्या कर देता है? और फोकस कहां जाता है? लंबा, आगे तक जाता है ना। तो बेटा इसका उपयोग किया जाता है टॉर्च में, किसमें? और सर्च लाइट, सर्च लाइट में। इसके अलावा मोटर वाहनों के अग्रदीप, मोटर वाहनों के अग्रदीपों में, अग्रदीपों में,
अरे यार मोटर वाहनों की मोटरसाइकिल वगैरह जो चीजें है ना, उनके अग्रदीपों में इनका उपयोग किया जाता है। ये बात आपको क्लियर हो रही है। इसके अलावा देखो बेटा, इसका उपयोग सेविंग दर्पण में भी किया जाता है, और सेविंग दर्पण में ध्यान रखना समतल दर्पण का भी उपयोग होता है और इसका भी उपयोग होता है। साथ ही बेटा सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको, और एक और लिखना आप, दांतों का जो डॉक्टर है ना, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी किसका उपयोग करता है? अवतल। क्योंकि मैं पता है ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है। दांतों का डॉक्टर तो पास में ले जाके देखेगा ना, तो छठी स्थिति बनेगी ना, कैसा बनेगा? आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। तो छठी स्थिति में देखा, उल्टा देखेगा तो फिर उल्टा दिखेगा ना, दांत उल्टा थोड़ी दिखेगा भाई, आना तो पास में ले जाके देखेगा वो उसको। तो अवतल दर्पण में कोई समस्या? ठीक है, कल हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और जल्दी इस पाठ को खत्म कर लेंगे। समझ में आया हो क्लास? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचाएं। निःशुल्क आपको पूरा कोर्स मिल रहा है।